राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआर रीजन का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स के एसएसआर रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो नीट जेई के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है उनको करते हैं और उनको कॉन्सेप्ट बताते हैं और उनके हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो बताते चलते हैं। इसके अंदर एज्यूम रहता है कि आप अपने नोट्स होते हैं या फिर थ्योरी होती है वो एनसीईआरटी से लेक्चर से पढ़ कर आते हैं। नहीं भी आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको बताते चलेंगे, क्वेश्चन वाइज आपको बताते चलते हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगेट एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। अब इसके अंदर आपको पॉज करना है, फिर आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखो। बोला गया है कि इसके अंदर द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। जो आपको ये पहला डायग्राम दिख रहा है वो इसके लिए है और सेकंड वाला डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है। अब इसके अंदर बोला गया है इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। हम जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हैं, क्या करते हैं, हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं, उसके अंदर हमें न्यूक्लियस मिलता है। किस कारण मिलता है हमें न्यूक्लियस, वहाँ पर हम लेते हैं गोल्ड की फॉयल लेते हैं, थिन गोल्ड फॉयल लेते हैं, उसके कारण हमें न्यूक्लियस मिलता है। तो इसके अंदर उसी के बारे में चर्चा की गई है। आके देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियस। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। जब हम गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को गिराते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है, हमें इनमें विक्षेप देखने को मिलता है। कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमने निष्कर्ष इसके निकाले थे। तो इसके अंदर आगे यही बातें बोली गई है एज सोन, जैसा इसके अंदर दिखाया गया है। आउट ऑफ द 4 पाथ, अब इससे क्या 4 पथ बाहर जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा पथ है वो पॉसिबल नहीं है। इन चारों पथ में से कौन सा इन चारों पथ में से कौन सा पथ है वो पॉसिबल नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो आपको ये बोला गया है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर हमें न्यूक्लियस दिया है, अल्फा पार्टिकल दिया है और इनमें से कौन सा चारों पथ में से कौन सा पथ पॉसिबल नहीं है। तो रदरफोर्ड की आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, रदरफोर्ड में हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं जो कैसा होता है, पॉजिटिवली होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसको हम 2He4 लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं जिसके ऊपर हम क्या कराते हैं, इनको स्कैटरिंग कराते हैं, इस पर इंसिडेंट करवाते हैं। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग एंगल पर क्या होते हैं, हमें क्या करते दिखाई देते हैं, स्कैटर करते हुए दिखाई देते हैं। ये छोटी छोटी बात हो गई। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धनावेश होता है। बहुत छोटी सी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत छोटी सी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, धनावेश होता है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और वहीं पर इसका संपूर्ण मास क्या होता है, केंद्रित होता है। वहीं पर इसका टोटल मास पाया जाता है। ये सारी बातें होती है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक एंगल जो एक अल्फा पार्टिकल था वो क्या हो गया, 180 डिग्री पर क्या हुआ, हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दिया, या फिर जिस पाथ पर गया था उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो गया था। ठीक है, और इसके साथ में साइड से इस प्रकार से निकल गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, और इधर से जाएगा तो ये इसको इस प्रकार से रिपेल करेगा। लेकिन ये इस प्रकार से कभी भी नहीं जा सकते। इस प्रकार से एक दूसरे के जो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके अंदर देखो, ये मान लो यहाँ पर क्या आता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला तो सही है। इसके अंदर देखो ये सीधा सेंटर में जाता है। तो मैंने क्या कहा था, जो एक अल्फा पार्टिकल होता है वो 180 डिग्री पर या रिटर्न बैक कर जाता है। तो इसने क्या किया, रिटर्न बैक कर गए यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, सी वाला क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस की ओर जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर एक तो हो गया सी गलत हमारा। और डी के बारे में देखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव से दूर जा रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर हमारा जो पाथ पॉसिबल नहीं है वो कौन सा है, सी पाथ हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये छोटी छोटी ये बातें भी ध्यान रखनी है। गोल्ड फॉइल लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल के बागे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और संपूर्ण धनावेश कहाँ पर पाया जाता है, एक छोटी सी जगह पर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस की साइज़ कितनी होती है, फर्मी में इसकी न्यूक्लियस की साइज आई जाती है और रेडियस होती है इसकी 10⁻⁻10 होती है, और जो न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻15 होती है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डायग्राम सोच। ये डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम है, ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है देखते हैं भी। द एनर्जी लेवल, क्या बता रहा है, एनर्जी लेवल बता रहा है। हाँ, एनर्जी लेवल बता रहा है, n = 1 एनर्जी लेवल, n = 2, 3, 4 के बारे में ये एनर्जी लेवल है। ठीक है,
फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल बता रहा है इन ए सर्टेन एटम, कोई सर्टेन एटम ले रखा है, फिक्स एटम की बात नहीं की है। कहीं आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ले लो कि यहाँ पर एनर्जी में फिक्स ऐसे भी नहीं बता सकता 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये हमें हाइड्रोजन के लिए प्राप्त होती है। लेकिन इसने बोला कि सर्टेन कोई एटम लिया गया है और उस एटम के इलेक्ट्रॉन का हमें क्या बताया गया है, एनर्जी लेवल से डायग्राम बताया गया है। ठीक है, विच ट्रांजेक्शन शो रिप्रेजेंट द इमेजन ऑफ द फोटोन विल द मोस्ट एनर्जी। अब इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी शो करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इसको शॉर्ट में बोलो तो क्या होता है, दो एनर्जी लेवल्स के मध्य का गैप आ जाएगा। एनर्जी लेवल के मध्य का गैप किसका सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पर बताना है। तो इसको बताने से पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। एक फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला आता है, वो ध्यान ये होना चाहिए। यहाँ पर मैं एन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब ये गैप जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर ये फॉर्मूला भी ध्यान नहीं है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ हाइड्रोजन के कनेक्ट करके। हाइड्रोजन से कनेक्ट करके एक छोटी सी बात ये बताऊँगा कि हाइड्रोजन के लिए N1 बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकंड के लिए हमें प्राप्त होता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। और थर्ड के लिए हमें प्राप्त होता है माइनस का 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। और इसके बाद में हमें प्राप्त होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होता है। अब ये हमें हाइड्रोजन के लिए प्राप्त होते रहते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि यहाँ से फर्स्ट से सेकंड के अंदर जा रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड के अंदर जा रहा है तो इसका गैप देखो, एनर्जी गैप कितना आएगा, लगभग 10 के समथिंग आएगा। लगभग कहाँ आएगा, 10 के समथिंग आता है। पूरा एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो अप्रोक्स कहाँ आएगा, 10 के समथिंग आएगा। अब ऊपर देखो, यहाँ मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जा रहा है, सेकंड से थर्ड के अंदर जा रहा है, सेकंड से थर्ड के अंदर जा रहा है। तो ये सेकंड के लिए N2 क्या होगा, N2 से 3 में जा रहा है। तो इसके लिए गैप आएगा समथिंग हमारे पास, यहाँ पर 2 के समथिंग हमारे पास गैप आ जाता है। ठीक है, अप्रोक्स कहाँ पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा अप्रोक्स गैप। तो यहाँ पर हम देखो, अब इसके अंदर जैसे जैसे N1 से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, तो इनका गैप क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इनका गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करते हैं। इन्फिनिटी पर ये क्या करते हुए दिखाई देते हैं, हमें ओवरलैपिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन शो करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी शो करेगा N1 से N2 में जाने में या N2 से N1 में आने में, इन दोनों के अंदर। लेकिन N1 और N2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, N1 की वैल्यू N1 होनी चाहिए, N2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसी के अंदर हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा शो करती है, इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, और यदि इससे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता ये वाला भी, तो इसके अंदर आप फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद में आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जेई के अंदर अच्छे से सवाल क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर नेट के अंदर आता है तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो आपका कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हीलियम के लिए नहीं आएगा। जो जेई होता है उसके अंदर हीलियम के लिए ज़्यादा पूछ लेता है, हीलियम प्लस के लिए जो। लेकिन जो नीट होती है उसके अंदर आपको हाइड्रोजन के लिए ही पता रहता है। तो हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है कि इनके अंदर ये एनर्जी गैप आते हैं, तो इनके अंदर आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए बताया है, और ये क्या है, किसी भी सर्टेन एटम के लिए बताया। और ये किसके लिए आ जाएगा, किसी भी सर्टेन एटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, N1 से N2 के अंदर या N2 से N1 के अंदर हमें एनर्जी क्या प्राप्त होगी, सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी। तो देखो N1 से N2 के लिए कौन आ रहा है, फर्स्ट वाला कहाँ से कहाँ है, फर्स्ट वाला है N1 से N2 के अंदर जा रहा है। और सेकंड वाला है वो कहाँ से जा रहा है, 3 से 4 के अंदर जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से 4 के अंदर जा रहा है। और थर्ड वाला है वो फर्स्ट से सेकंड के अंदर आ रहा है। वो कहाँ है, फर्स्ट से सेकंड के अंदर या सेकंड से फर्स्ट के अंदर। तो ये हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इसके अंदर देखो जो हमारा फोर्थ है वो कहाँ से कहाँ है, 4 है वो 4 से 2 के अंदर आ रहा है। 4 है वो 4 से 2 के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर भी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें थर्ड वाले के अंदर मिलती है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको एक बार स्वयं से पहुँच करके ट्राई करना है। ठीक है,
तो देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट को आपको क्या बोला गया है, असर्शन बोला गया है, और दूसरे स्टेटमेंट को यहाँ पर रीजन बोला गया है। अब इनमें से बताना है कि असर्शन सही है या रीजन सही है, दोनों सही है, या फिर रीजन असर्शन के लिए सही है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो एक बार पॉज करके स्वयं से ट्राई करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है। तो इसके अंदर देखो, पॉज करके ट्राई करेंगे। अब असर्शन में क्या बोला गया है, असर्शन में बोला गया है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है ये हम आपको लेक्चर में बता देते हैं। अब इसके अंदर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर, यह क्या होती है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होती है किसी एटॉमिक नंबर। कौन से एटॉमिक नंबर के लिए, न्यूक्लियाई 4 मास नंबर इन रेंज 30 to 170, जिनका मास नंबर 130 से 170 आता है, उनके एटॉमिक नंबर के लिए हमें न्यूक्लियाई होता है, उसके लिए क्या आती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में रीजन दे रखा है कि न्यूक्लियर होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स आता है वो शॉर्ट रेंज का आता है। ठीक है, ये बात भी हमारे पास सही है कि नहीं है, ये भी हम आपको बताते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। यदि यहाँ पर आपको पता है, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों आर करेक्ट होते हैं, बोथ आर करेक्ट होते हैं। और रीजन आर, जो रीजन होता है वो क्या होता है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा बोथ आर ट्रू और आर इज द परफेक्ट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके अंदर बी हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसका हम रीजन देखते हैं, इस रीजन में क्या बोला गया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी काम करती है जो प्रोटॉन से जुड़े होते हैं, या न्यूट्रॉन से जुड़े रहते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं, इनको तोड़ने का काम करती है। इनको क्या करती है, तोड़ने का काम करती है, मतलब स्थायित्व को बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है ये, स्थायित्व को। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताती है, हमें स्टेबिलिटी को बताती है, स्थायित्व को बताती है। जितनी ज़्यादा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आएगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या निकल कर आएगा, स्टेबिलिटी निकल कर आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास 0 से लेकर 30 तक होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 40 तक, जो हमारे एटॉमिक नंबर वाले क्या आते हैं हमारे पास, न्यूक्लियाई आते हैं, वो क्या आते हैं, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में योग करते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो हमारे पास जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उनको जोड़ने का काम करता है, ये तोड़ने का काम करता है। इनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी तो क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी। क्या बाइंडिंग एनर्जी मतलब, बाइंडिंग एनर्जी तो मतलब बॉन्ड एनर्जी, मतलब इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो हमें पता चल गया, बाइंडिंग एनर्जी होती है वो न्यूक्लियन प्रोटॉन ये सब के मध्य निकलने वाले बॉन्ड होते हैं, उनको तोड़ने के लिए होती है बाइंडिंग एनर्जी। और इससे भी बढ़िया आपको समझना है तो इसका हमने लेक्चर बना रखा है, उसके अंदर आपको समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको शॉर्ट में बताया कि बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम जो ऊर्जा देते हैं वह बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद में आता है, तो जो हमारे पास 30 to 170 आते हैं, तो 30 to 170 मास नंबर आता है, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे अधिक होती है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, या स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इनके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऐसा भी बोला जाता है कि जो हमारे पास एटॉमिक, ये हमारे पास आता है एक स्टेबिलिटी ग्राफ आता है, इस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी का, इस प्रकार से स्टेबिलिटी ग्राफ ये हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, इस प्रकार से आता है ये कुछ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ये बाइंडिंग एनर्जी एक बार बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर यहाँ पर क्या आता है, आयरन की सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो जो हमारे पास कम मास होता है, जिनका 0 से लेकर मान लो कि 30 हो जाए या 20 मान लो, इनका मास तो क्या एकदम सर्टेन क्या होती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है या फिर इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है इनका। तो और इसके बाद में जो ये हमारे पास ये आते हैं, इनके पास से जो हमारे पास 80 के अबव आ जाते हैं, 80 के अबव आ जाते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी कम ही रहती है और यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी कम ही होती है, लेकिन स्टार्ट में इंक्रीज होती है, फिर इनका इंक्रीज क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट
हो जाती है। ये बाइंडिंग एनर्जी का एक शॉर्टली ग्राफ था, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता चल गया बाइंडिंग एनर्जी जो होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ने का काम करती है, लेकिन 30 से 170 के अंदर जो मास आता है, मास नंबर आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा काम करता है। वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर के मध्य की डिस्टेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य की सबसे डिस्टेंस किस मास के अंदर होती है, 30 से लेकर 170 के मध्य की न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य का जो फोर्स होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है, इनके मध्य की दूरी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर सही हो जाती है। तो न्यूक्लियर फोर्स ही काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होता है। दो प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधने का काम करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधने का काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधने का या फिर इनको बाइंड करने का काम करता रहता है। तो इनको बांधने के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है और ये सबसे ज़्यादा हाई रेंज का होता है। ये क्या होता है, हाई रेंज का होता है। यदि शॉर्ट रेंज के अंदर ये फोर्स कार्य कर रहा है, इनके मध्य की डिस्टेंस कम है और ये इनके ऊपर काम कर रहा है, तो इनके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी इतना काम नहीं कर पाएगी। ये पहले से क्या है, स्टेबल है। ये पहले से क्या है, स्टेबल है। तो किसके कारण स्टेबल है, इनके मध्य की दूरी कम है, न्यूक्लियर फोर्स इस पर ज़्यादा लग रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ये स्टेबल है। तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही ये क्या है, स्टेबल है। वो 30 से 170 के मध्य न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। इफेक्ट मतलब इनके एटॉमिक नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी। ये पहले से क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो इसके अंदर ये हमारे बी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।